आज के पहले मेरे को तो नहीं याद है 2014 या उसके पहले इंडियन सीईओ हुआ करते थे। आजकल तो लाइन लगी पड़ी है, क्यों है ऐसा? मोदी जी के नेतृत्व में जो है तीसरे स्थान पर तो चली जाएगी ही, अगले 20 वर्षों में सबसे बड़ा पावर होगा भारत। देखिए, यूएन की रिपोर्ट जो बता रही है उसमें बुराई क्या है, उसको स्वीकार करो। भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो आबादी के क्षेत्र में पीछे क्यों रहे? जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसा हम नहीं मान सकते कि वर्क फोर्स उतना इंक्रीज होगा और हम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ गेन कर पाएंगे। ये ख़राब ही है और हमें अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होगा कुछ अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। जनसंख्या को लेकर यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारत आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन चुका है और 2060 तक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आएगा। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्या के होते हुए क्या भारत सच में एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है? आज यही बात हम जनता से पूछेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। रिपोर्ट आई है यूएन की जिसमें कहा गया कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत जो है नंबर 1 हो गया है अभी जुलाई महीने में ही, और कहा जा रहा है कि 2060 तक भारत जो है महाशक्ति बन जाएगा, मतलब चाइना और अमेरिका से भी आगे हो जाएगा, आर्थिक स्थिति से भी हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा संभव है? देखिए, जो इकॉनमी का मॉडल है वो कंजप्शन बेस्ड है, ठीक है। तो जहाँ कंजप्शन बढ़ेगा इकॉनमी बढ़ेगी। तो ये सिंपल सा थ्योरी है, जिस देश में पॉपुलेशन होगी उसी देश की ग्रोथ होगी। पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया जो है कंसिस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ पे स्टेबलिश है। तो लोगों का टारगेट यहाँ पे फ्री में थोड़ी सीईओ लगाए गए हैं पूरी दुनिया के लिए, वो ये मेंटालिटी शो करने के लिए लगाई जा रही है कि भैया ये मान लो कि ये सर्वश्रेष्ठ है, आने वाले समय में इन्हीं का राज चलने वाला है। तो एक प्लानिंग चल रही है, हो सकता है अगर उन लोगों ने डिसाइड किया है यूएन वालों ने तो कंफर्म ही रिपोर्ट है ये। वो तो एक संभावना व्यक्त करते हैं कैसे? देखिए, संभावना व्यक्त नहीं होती है, मैं भी रहा हूँ, मैं भी काम किया हूँ। तो आज के पहले मेरे को तो नहीं याद है 2014 या उसके पहले इंडियन सीईओ हुआ करते थे। आजकल तो लाइन लगी पड़ी है, क्यों है ऐसा? कहाँ से इतने इंटेलिजेंट पैदा हो गए पिछले 5 सालों में कि सारी कंपनियों के सीईओ लग गए? तो वो यही थ्योरी इम्प्लीमेंट की गई है। देखिए, कोई प्रोसेस जब शुरू किया जाता है तो वो इसी तरीके से शुरू किया जाता है, लोगों को समझाने के लिए कि भैया अगला आदमी सीईओ बनाए, मतलब मान लीजिए कि इस क्वालिटी के लोग जो हैं वो सुपीरियर होते हैं। एक चीज़ भी कही गई कि जिस तरह से चाइना और मतलब चाइना की आबादी जो है काफ़ी हद तक गिरेगी और यूरोपियन कंट्री की भी आबादी गिरेगी, तो वहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़रूरत होगी और उस समय भारत से जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि मैन पावर जाएगा और मतलब विदेशों में नौकरियाँ जो है भारतीयों के लिए बढ़ेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, आप रेशियो निकालेंगे तो फिलीपीन वाले बहुत ज़्यादा नौकरी करते हैं पूरे दुनिया में, सबसे ज़्यादा। नहीं, मतलब वो रिसर्च कह रहा है कि चूंकि वहाँ आबादी घट जाएगी तो उनके पास मैन पावर ही नहीं होगा काम करने के लिए, तो भारत जो है चूंकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा तो इससे जो है भारत के लोगों के लिए विदेशों में नौकरियों की संभावना बढ़ेगी। देखिए, ऐसी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम दुनिया के 5-6 कंट्रियों में बहुत ज़बरदस्त हो रही है, जिसमें पहले नंबर पे जापान आता है, ठीक है। लेकिन वो कहा जा रहा है कि जापान की भी पॉपुलेशन गिरेगी और तो गिर ही रही है, जापान की भी गिर रही है। उसके बाद आप चाइना का देख ही रहे हैं, उनका वो हो गया है। यूरोपियन यूनियन का क्या है कि उनकी जो ग्रोथ होनी थी ना वो हो चुकी है, अब उनके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है। देखिए, आप हिस्ट्री में जहाँ भी मुस्लिम माइग्रेट हुए हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हुई है। लंदन के कितनी काउंटीज़ जो हैं वो बैंक करप्ट होने के करार पे पहुंच गई। मैं शिकागो का उदाहरण दे सकता हूं, मैं न्यूयॉर्क का उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि भैया इनको बच्चे पैदा करने, इनको सब्सिडी लेना, टैक्स लेने में इनका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। तो ये जो ग्रोथ है ये कंसिस्टेंट रूप से पूरे दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन में भी इस तरीके का, अभी फ्रांस का इलेक्शन हुआ है, देख लीजिए क्या रिजल्ट आया है। तो ये जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं ये अभी खतरे की निशानी है। हाँ, आपको कम से कम एटलीस्ट इंडिया को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए 10 साल वेट करना पड़ेगा। अभी हमारे देश में लोग 2 अक्षर उल्टा पढ़ के देश को बर्बाद करने पे लगे हुए। जब तक इस पे काम नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रोथ तो ठीक है, पॉपुलेशन में बढ़ जाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ भूखमरी, बेरोजगारी और कहा जाए कि अशिक्षा है, अभी उस लेवल पे शिक्षा नहीं है, तो क्या ऐसे में एक हम ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं कि 2060 के आसपास में हम इकोनॉमी बन सकते हैं, तो वो संभव नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए, इसके कुछ इम्पैक्ट ऐसे हैं जो इन फ्यूचर दिखाई देंगे। जो है एआई का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, तो जो सर्विस सेक्टर है वो तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
यकीन मानिए आने वाले समय में ना सीए की ज़रूरत पड़ेगी, ना वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी। इवन आप ये मान कर चलिए कि टाइपराइटर से लेके बहुत कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी कंट्री में बनाया क्या जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट है किसी के पास? नहीं है। एक ड्राइवर की नौकरी हुआ करती थी, आज के तारीख में वो भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, पर मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से अभी जब आबादी बढ़ रही है तो जो अशिक्षा है, जो लोग शिक्षित नहीं है, गरीब हैं, जब तक गरीब नहीं उठेंगे तब तक हम कैसे कहेंगे कि हमारा भारत जो है विकसित हो गया। आज विकासशील है और कल विकसित हो जाए, तो उसके लिए तो एक ज़रूरी है कि हम गरीबों को भी उठाएं। नहीं, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ना कि भैया सब में इक्वल होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपको इकोनॉमिक में सिखाया ही जाता है कि आप करेंसी प्रिंट करेंगे तो उसके ये फंडामेंटल होना चाहिए। एटलीस्ट उतना गोल्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी और रिजर्व करेंसी डॉलर मानी जाती है। क्या बैकिंग है? कोई बैकिंग नहीं है उनके पास। ना उनके पास गोल्ड है, ना उनके पास ऑयल है, मतलब डॉलर की कोई बैकिंग नहीं है पूरी दुनिया में। बट दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो जितने फंडामेंटल आपको स्कूल में पढ़ाया गया वो तो उसके आगे चलते ही नहीं है। तो हमारे यहाँ की कहावत हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। या तो आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी को दुरुस्त करिए, जिसमें जो आपको पढ़ाया जाता है एटलीस्ट उसको इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन यहाँ तो जो पढ़ाया गया वो ठीक उसका उल्टा आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही गलत है। अब चूंकि मैं आपको एक सिंपल 2 मिनट में उदाहरण दे देता हूँ। इंडिया में एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है ब्लैक मनी। इसको जनरेट करने वाले लोग कौन है आपको पता है? आप पत्रकार हैं, अब इसके बारे में अगर जानकारी हो तो थोड़ा बताइए मुझे। नहीं, जो व्यापारी है वही करते। नहीं, इसको जनरेट करने का काम 2 लोगों ने किया, जो दोनों लोग भारत के बहुत ही एक महान लीडर मानी जाती हैं और एक महान इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। एक का नाम है मनमोहन सिंह और एक का नाम है इंदिरा गांधी। 1969 जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी तो उसके बाद इंडिया में टैक्सेशन का क्या रूल आया था? 92 to 97%। और इसको जस्टिफाई किया था उस समय के वित्तीय सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। 71 की बात मैं बता रहा हूँ, ये 71 या 91 71 की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय मनमोहन सिंह वित्त सलाहकार थे सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप समझ नहीं पा रहे, बहुत पुरानी बात है। तो आप ये बताइए, जिस कंट्री में जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति जिसने 29% टैक्सेशन का रेट रखा हुआ था, सीधा उसको उठा के 91 to 97% किया जाता, क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि भारत के पूरे इकोनॉमिक नेता और जो मेरे ख्याल से सर्विस सेक्टर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पूरी तरीके से ब्लैक मनी के जनरेशन में करप्ट हो और कांग्रेस को चंदा मिले। चूंकि जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लीडर थे वो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ के नई कांग्रेस बनाई थी। उन नेताओं का जनाधार हुआ करता था जिसके नाते ब्लैक मनी को जनरेट करने के लिए ये स्कीम लागू की गई थी। और यकीन मानिए ये स्कीम 5 साल के अंदर खत्म भी कर दी गई। तो जब तक कि आप देश में फ्री फ्लो इकोनॉमी के लिए टैक्सेशन रूल को नहीं लगते तब तक आपकी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है तीसरे स्थान पर तो चली जाएगी ही, अगले 20 वर्षों में सबसे बड़ा पावर होगा भारत, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि अभी गरीबी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, ये 3 हंगर इंडेक्स में भी भारत अभी शायद 110 नंबर पे है। तो उस अनुसार से लगता है कि हम इन चीज़ों को जब तक पूरा नहीं करते हैं, शिक्षा जिस तरह से अभी है, शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो क्या लगता है कि हम 2060 तक इस स्थिति को पालेंगे? निश्चित, विगत 10 वर्षों में हमने बहुत प्रगति की है और 10 वर्षों में हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में निश्चित रूप से भारत बहुत विकास किया है। पॉवर्टी घटी है, गरीबी घटा है, गांव में लोग स्वावलंबी बने हैं, अर्थव्यवस्था सुधरा है। हमको तो नहीं लगता है कि कोई गरीबी जो शब्द है वो तो प्रचार की बात रहेगी। अब बहुत हद तक हम लोग गांव से आते हैं, गरीबी जो है, गरीब अब संपन्न होते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब कि चाइना को हम पीछे छोड़ सकते हैं 2060? निश्चित, डेफिनेटली। हम लोग की इच्छा शक्ति है, हम लोगों को जो है मौका मिला हुआ है, हम लोग को मौका मिलेगा, हम लोग आएंगे। एक बात और कही गई है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान जो है वो भी जो है अभी तो
कम है, लेकिन जो है उस समय तक तीसरे स्थान पे आ जाएगा। अमेरिका भी तीसरे स्थान पे, लेकिन वो तीसरे स्थान पे चला जाएगा और अमेरिका जो चौथे स्थान पे चला जाएगा। तो आबादी तो उनकी भी बढ़ेगी, तो क्या वो भी आर्थिक रूप से आपको लगता है कि अभी जो स्थिति है उसमें उस बेहतर हो जाएंगे? नहीं, उधर ही तो है, वो कहाँ से बेहतर हो पाएंगे? उनके यहाँ तो कोई, वो तो सपना देखने वाली बात है। पाकिस्तान कहाँ से आएगा कहाँ? लेकिन एक बात कही गई है कि जिस तरह से आबादी जो है चाइना में घटेगी, जापान में, उसी तरह से यूरोपीय कंट्री जो है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सब भी जगह आबादी बहुत तेज़ी से गिरेगी और गिरने के कारण जो वहाँ पे काम करने के लिए लोग नहीं होंगे, तो वो जो मैन पावर है वो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश से जाएगी। तो वैसे कंडीशन में हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की आबादी बढ़ती है, वहाँ से भी लोग जाएँ तो उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। केवल जाने से और नौकरी करने से आर्थिक स्थिति में सुधार तो नहीं होता है। केवल नौकरी कर लेने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए ये बात दूसरी है। आपको अपना जो है अर्थव्यवस्था मजबूत करना पड़ेगा, अपना ढांचा मजबूत करना पड़ेगा, अपनी जो है शासन प्रणाली को दुरुस्त करना पड़ेगा। जब तक ये सारी बातें जो हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों में जब तक सुधार नहीं हो पाएगा, आर्थिक रूप से आप सफल नहीं हो सकते। जो पाकिस्तान में जिसकी कमी है। तो अभी लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मतलब अगर 2029 तक तो ठीक है, उसके बाद आगे मतलब चलेगी नहीं चलेगी, तो सरकार अगर इस तरह से नहीं चली तो फिर क्या होगा? देखिए, यह पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन हमारा जो अपना फीलिंग है एनडीए की पॉलिसी है। जब से जो है वाजपेयी जी का शासन आया तब से भारत जो है नहीं, एक्चुअली उसके पीछे जाइए तो नरसिम्हा राव के समय में ही आर्थिक जो यहाँ का जो हालात हैं वो बदलना शुरू हुए थे। लिबरेशन हुआ था, लेकिन उसको बहुत गति मिली वाजपेयी जी के समय में, और मोदी जी के समय में जो है उसमें बहुत दौड़ने लगा, अर्थव्यवस्था जो है तो दौड़ने लगा। और जहाँ भी जब भी सरकार मजबूत होगी और सत्ता माने जनता का विश्वास प्राप्त होगा तो सरकार जो है स्पष्ट निर्णय लेने के लिए और कठोर निर्णय के लिए ले सकती है, और मोदी ने निर्णय लिया, उससे भारत का विकास हुआ और भारत का विकास हुआ। देखिए, यूएन की रिपोर्ट जो बता रही है उसमें बुराई क्या है उसको स्वीकार करो। भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है तो आबादी के क्षेत्र में पीछे क्यों रहे? मेरा ये मानना है हर मुल्क की जो ताकत होती है वो उसकी युवा जनरेशन होती है, और हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा जनरेशन है जो हमेशा कार्यशील रहे, प्रगति कर रही है। और सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसमें युवाओं का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हिंदुस्तान युवा धन शक्ति से ही तरक्की की ओर जाएगा, मेरा ये मानना है। लेकिन जिस तरीके से अभी भारत में गरीबी है और अशिक्षा है ख़ास तौर से, तो आपको लगता है कि अगर पूरा भारत को शिक्षित हुए ये चीज़ को अचीव कर पाएंगे हम? देखिए, ये आप कह रहे हैं, आपका नज़रिया है कि गरीबी है और अशिक्षा है। यहाँ शिक्षा दर पहले से बहुत अच्छी हुई है और गरीबी कहीं नहीं है। हिंदुस्तान आज विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ कोई गरीबी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी कहा जाता है कि हंगर इंडेक्स में जो है अभी 110वें नंबर पे आता है भारत, और यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है हमसे अच्छे बेहतर कंडीशन। नहीं, ये नैरेटिव फैलाने वाले दूसरे मुल्कों के आंकड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड के पायदान पे आज हम तीसरे नंबर पे हैं, आप 10वें नंबर पे कह रहे। किस रिपोर्ट के आधार पे कह रहे, किसके नैरेटिव प्रचार से कह रहे, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है। मुझे लगता है कि संभव तो खैर कुछ भी हो सकता है, पर जैसे इंडिया की अभी हालत है वो होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है इसका मेन कारण ये भी आता है कि लोगों की लिटरेसी, पढ़े लिखे कितने हैं, और मेडिकल फैसिलिटी कि अस्पताल कितने हैं, कितने अच्छे से काम किया जा रहा है। तो अगर उसमें इम्प्रोवाइजेशन होगी तभी हम थोड़ी पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर पाएंगे। काफ़ी लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पता ही नहीं है कि प्रोटेक्टिव वेज भी है जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। पर ये तो खैर प्रिडिक्टेड ही था कि हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, और इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। पर जैसे जैसे अगर मेडिकल फैसिलिटी पे काम किया जाए और एजुकेशन सिस्टम पे, तो पॉसिबल है भी कहीं ना कहीं कि हम 2nd या 3रे नंबर पे आ जाए। मुझे नहीं लगता है ये, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना एक तरीके से
एक हार्म ही है हमारी कंट्री पे। और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसा हम नहीं मान सकते कि वर्कफोर्स उतना इंक्रीज़ होगा और हम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ गेन कर पाएंगे। ये ख़राब ही है और हमें अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सरकार को भी कुछ काम करना चाहिए जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें। मुझे लगता है कि नंबर 1 पे आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करे कि अपने रिलेशंस बिल्ड करे बाकी वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ, बट हमें अपने खुद विद इन द कंट्री कुछ काम करना चाहिए ऐसा जिससे हम थोड़ी डेवलप हो सके। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया हमेशा से एक डेवलपिंग नेशन ही रहा है। डेवलपमेंट पे पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, फुली डेवलप्ड होना यूएस की तरह, जैसे यूएसएसआर रशिया है, वो सारी चीज़ें। तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमें कंट्री के अंदर कुछ कार्य ऐसे करने पड़ेंगे जिससे हम डेवलप हो सके। मुझे लगता है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में काम करेंगे, उतने ही पढ़े लिखे लोग होंगे, उतने ही सही डिसीजंस लेंगे वो लोग और उसी हिसाब से सरकार बनेगी और सरकार कुछ कर पाएगी। तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये बोलूँगा कि संभव तो है, क्योंकि संभव कैसे होगा उसके लिए ये है कि इंडिया गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होगा कुछ अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मास पीपल इन्वॉल्व हो इस सब में और ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट अच्छा ही होगा। तो संभव हो सकता है बट विथ प्रॉपर गाइडेंस। जिस तरीके से अभी कहा जाए कि भारत में गरीबी है और बेरोजगारी है, प्लस एजुकेशन भी उस लेवल पे अभी हायर एजुकेशन में उतने लोग नहीं हैं, बेसिक शिक्षा भी कहीं जो है गाँव स्तर पर लोगों को नहीं मिल रही, तो लगता है कि इतना आसान है इस टारगेट को अचीव करना? वेल मैं ये बताऊँगा कि किसी भी मुल्क के लिए ये पहले आसान नहीं होगा, बट लिटिल एफर्ट से एक बड़ा एफर्ट बनता है और उससे हमें आगे देखा जाएगा। तो मैं बोलूँगा लिटिल एफर्ट अगर करता रहेगा गवर्नमेंट, और नॉट ओनली गवर्नमेंट, पीपल should also be involved in this and I think it is possible.